Hi guys. Guys, I had bring some technical videos for you for engineering guys, and these videos are टेक्निकल वीडियोस. सो गाइज़ आई थिंक और आई होप कि ये सारे वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूँ एक एक करके आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बुक्स में से काफ़ी कम पढ़ते हैं या फिर जिन्हें पढ़ने के लिए बहुत ही बोरिंग महसूस होता है, या फिर ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जिन्हें क्लासेस में या बुक्स में कुछ फंडेज या कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, तो वो लोग उनको ना चाहते हुए भी ट्यूशन क्लासेस उस सब्जेक्ट की ज्वाइन करनी पड़ती है. तो गाइज़ आई होप कि ये मेरे जो टेक्निकल लेक्चर्स है ये आप सबको एक तरह से यूज़फुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे. और गाइज़ आपको बता दूं मैं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ. सो मैं जो टेक्निकल वीडियोस अपलोड करूँगा वो सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग बेस पर ही होंगे. और गाइज़ मैं टॉपिक रैंडमली या फिर हॉट फेवरेट टॉपिक्स में अपलोड करूँगा वीडियोस में. लेकिन अगर इन टॉपिक के सिवाय अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो, या फिर आप चाहते हो कि वो टॉपिक में इस वीडियोस के अंदर मैं अपलोड करूँ, तो गाइज़ यू कैन कमेंट मी. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड दैट टॉपिक्स. और गाइज़ मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सिंपल आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. ओके गाइज़, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. गाइज़ आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे. आपको मैं बता दूं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सिविल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है जिसका ये एक टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी. ठीक है गाइस. सो बिफोर मूविंग आपको मैं पहले टॉपिक बता दूं. टॉपिक ये है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, फैक्टर्स एंड क्रैक्स इन द कंक्रीट. गाइस काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट और फंडेज वगैरह है. बस आपको थोड़ा ध्यान दे कि कंसंट्रेशन से इसको समझना होगा. गाइज मैंने ट्राई की है कि मैं जितना सिंपल से सिंपल हो मैं आपको समझा सकूं. सो गाइज प्लीज़ डोंट बी पैनिक. सो गाइज मूविंग टूवर्ड्स ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, फैक्टर्स एंड क्रैक्स इन कंक्रीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज़ को अगर समझना है हमें, तो सबसे पहले हमें उसका मतलब, कोर मतलब जो है वो जानना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कंक्रीट की, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की. तो व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, क्या होता है ये? तो फ्रेंड्स अगर एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मतलब कंक्रीट की एक ऐसी एबिलिटी जो वेदरिंग एक्शन हो, केमिकल अटैक हो, एब्रेशन हो, या फिर अलग और सारी डिटोरिएशन प्रोसेस होती है जो उसको डैमेज कर सकती है, उन सारी चीज़ों को रेजिस्ट करने की एक एबिलिटी कंक्रीट की, उसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. फ्रेंड्स जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंट एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट अगेंस्ट द वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक्स एंड अदर प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द कंक्रीट, उतनी ही ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी. ओके फ्रेंड्स. सो जनरली इट इज़ एक्सेप्टेड नाउ दैट डिज़ाइन के अंदर क्या है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करके और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और इनिशियल कॉस्ट को कंसिडर करके ही उसको इवेल्युएट करना चाहिए. ओके गाइस. क्योंकि क्या होता है अक्सर कि हम कंक्रीट की डिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भाई पहले इनिशियल कॉस्ट उसका हम कम रखें, कम से कम. लेकिन फ्रेंड्स अगर हम उसकी इनिशियल कॉस्ट कम रखेंगे, नो डाउट कि हमें उसकी डिज़ाइन या उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमें थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है. लेकिन ये कंप्रोमाइज़ जो है, ये कंप्रोमाइज़ हमारा इनिशियल कॉस्ट तो कम करेगी, लेकिन फ्यूचर में जो उसका लाइफ टाइम है वो भी कम कर देगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी कम कर देगी. सो फ्रेंड्स फर्दर क्या होता है, अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है तो उसके अंदर फिर आगे कुछ साल जाके उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो काफ़ी भारी हो सकता है. सो फ्रेंड्स आजकल क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर यूएसए है, यूके है, जापान है, स्विट्ज़रलैंड, एटसेट्रा सारी जो कंट्रीज़ है डेवलप्ड है, तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि 40% से अबो जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री के रिसोर्सेज जो है 40% से अबो आजकल वो रिपेयर के ऊपर और मेंटेनेंस के अंदर काम कर रहे हैं. ठीक है. और जो उससे कम है, मतलब 60 से कम जो है, 60 से कम है वो नई कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और 40 से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस.
और जिसका कॉस्ट भी काफ़ी तगड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, बेटर यही रहेगा कि हम उसको ग्रेटर लाइफ टाइम के लिए डिज़ाइन करें। दूसरी बात यह है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड ऑन इट्स रेजिस्टेंस। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है टू डिटोरिएट, बराबर। और किस एनवायरनमेंट के अंदर उसे हम प्लेस करने वाले हैं, ऑन विच एनवायरनमेंट जस्ट वी आर गोइंग टू प्लेस इट, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी कौन सी होती है। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, कौन से फैक्टर्स है वो जो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो टाइप के होते हैं, मेजर दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब फिजिकल होता है, एक दूसरा केमिकल है, तीसरा एनवायरमेंटल है, और चौथा अटैक्स बाय नेचुरल और इंडस्ट्रियल लिक्विड एंड गैसेस। जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन भी बहुत काफ़ी होती जा रही है। तो उस पॉल्यूशन की वजह से भी हमारे कंक्रीट को नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इंटरनल में क्या है, तो परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है जो एग्रीगेट और सीमेंट के बीच में होता है, वॉल्यूम चेंजेस जो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो हमने अभी ये देख लिया एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, क्रैक्स इन कंक्रीट, what is why are cracks in concrete and what is it? So friends, हम देखते हैं कि क्रैक्स जो है वो अगर पड़ गए तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रेस, डैमेज का एक साइन है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, ठीक है। और वो हमारे स्ट्रक्चर को ही नहीं डैमेज करता है बल्कि अपने स्ट्रक्चर के अपीयरेंस को भी वो डैमेज करता है। और फ्रेंड्स, जनरली दो तरह के क्रैक्स होते हैं। एक वो क्रैक जो हमारे स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, और दूसरा क्रैक जो स्ट्रेंथ को तो इफेक्ट नहीं करता है लेकिन उसका अपीयरेंस को इफेक्ट कर देता है, घटा देता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट एनी क्रैक इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं से वो बाकी रह ही जाता है जो फिर से वो शुरू होता है, तो उसका मेंटेनेंस हमें टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसकी मिक्स डिज़ाइन जब कर रहे होते हैं, तो तब जो इंजीनियर होता है प्रैक्टिस के अंदर, उस इंजीनियर को या उस बंदे को इस बात का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि जो मटेरियल वो यूज़ कर रहा है उसका बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई लाइफ टाइम में आगे जाके क्रैक्स पड़ भी गए तो वो किस तरह से पड़ सकते हैं, कौन से क्रैक इसके अंदर आ सकते हैं, और जो क्रैक आने वाले हैं तो उस क्रैक्स के कॉजेज क्या हो सकते हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा, और उसके रेमेडियल मेजर्स हमें क्या लेने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ों का नॉलेज उस इंजीनियर को, उस बंदे को होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आगे आए तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रैक्स, हमने दो तरह के क्रैक्स को हमने क्लासिफाई किया है। एक तो पहला है सुपरफिशियल क्रैक और दूसरा है स्ट्रक्चरल क्रैक। तो दोस्तों, सुपरफिशियल और स्ट्रक्चरल क्रैक्स के अंदर हम फर्दर दो है टाइप्स के अंदर, जो कि है एक्टिव एंड डॉर्मेंट। एक्टिव क्रैक्स मतलब वो क्रैक जिनकी डायरेक्शन, विड्थ और इनका लेंथ टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मतलब बढ़ता जाता है, ओके। और डॉर्मेंट जो एज इट इज रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, दे रिमेन सेम। सो फ्रेंड्स, हमने क्रैक्स इन कंक्रीट देख लिए, स्ट्रक्चर, दो तरह के कंक्रीट के अंदर क्रैक्स होते हैं वो देख लिए, और स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव और डॉर्मेंट होते हैं वो देख लिए, ओके। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर, कॉजेज ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट, कॉजेज ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। सो गाइज, ये कुछ कॉजेज मैंने लिस्ट आउट किए हैं जो कंक्रीट के अंदर, जिसकी वजह से कंक्रीट के अंदर क्रैक होते हैं। पहला तो है क्रैकिंग ऑफ हार्डन कंक्रीट, ओके। नेक्स्ट वन इज क्रैकिंग ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट। थर्ड वन इज थर्मल क्रैकिंग जो टेम्परेचर की वजह से होता है, ओके गाइज, नेम itself saying that thermal cracking. Now crack due to weathering जो है
वो एक प्रोसेस होती है जो एटमॉस्फेयर के कारण होती है, ठीक है। नाउ क्रैकिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, क्रैकिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। नाउ क्रैकिंग ड्यू टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। फ्रेंड्स, कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे होता है? जबकि रेनफोर्समेंट तो हमारा कंक्रीट के बीचों बीच होता है, तो फिर उसके अंदर कोरोजन कैसा? तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमारे कंक्रीट के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर रह जाता है तो वो वाटर क्या करता है, हमारे रेनफोर्स के कांटेक्ट में आता है और उसके कांटेक्ट में आने के बाद उसको कोरोड करता है, ठीक है। या फिर अगर किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक्स डेवलप हो गई तो वो क्रैक क्या होती है, एक एज अ चैनल एक्ट करती है फॉर मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द कंक्रीट। मॉइस्चर को अंदर घुसने के लिए एक चैनल बन जाती है जिसकी जहाँ से इजीली पानी हमारे कंक्रीट के अंदर जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पहले देखा एक्टिव और डोरमेंट। तो एक्टिव और डोरमेंट क्या होता है, फर्दर वो एक चैनल प्रोड्यूस कर देते हैं और उस चैनल के अंदर से मतलब एक तराड़ जो होती है वो क्रैक में से पानी अंदर इजीली जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेजर कॉज होता है रेनफोर्स के अंदर कोरोजन लाने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, अनदर वन इज क्रैकिंग ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। कंस्ट्रक्शन करते समय अगर हमने बराबर ध्यान ना दिया हो तो भी ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। दूसरा है क्रैकिंग ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड्स, मतलब कि एक्सटर्नली अप्लाइड हम जो एक्स्ट्रा लोड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से। नाइन्थ है क्रैकिंग ड्यू टू एरर्स इन डिज़ाइन एंड डिटेलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिज़ाइन और डिटेलिंग जब हमने करी है तो उसके अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई एरर हुई तो डेफिनेटली क्रैक्स शुड बी प्रोड्यूस। नाउ लास्ट वन इज क्रैकिंग ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ओवरलोड। कंस्ट्रक्शन ओवरलोड हो गया तो भी कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डेवलप हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो प्रैक्टिस में हमें प्रैक्टिकल में देखने मिलते हैं। देखिए इन दोनों क्रैक्स को, इस तरह के होते हैं क्रैक्स ये, जो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ इसके अंदर से क्या होता है कि पानी इजीली पेनिट्रेट हो सकता है, ओके। जब रेनी सीजन हो तब तो खास। और इस पानी के पेनिट्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो पानी सीधा जाता है रेनफोर्समेंट के अंदर जो इजीली उसको कॉरोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करोगे तो मेरी सारी वीडियोस की अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइस।